नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर, 21 जुलाई को शहीद दिन मनता है बंगाल में, और उस शहीद दिन के रैली पर ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को अतिथि करके बुलाया और दोनों ने ये बात प्रमुखता से कही कि केंद्र की सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, बहुत जल्दी गिरने वाली है। जब इस खबर को मैंने एक्सरे से देखा तो मुझे मात्र ये राजकीय वक्तव्य नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, लेकिन क्या बहुत सारी चीजें चल रही है क्या, ये दिखाई देता है। 21 जुलाई 1993 में बंगाल में कांग्रेस के वर्कर्स ने कोलकाता में एक प्रदर्शन किया और उनकी ये मांग थी कि चुनाव के वक्त, चुनाव के लिए वोटिंग देते समय सिर्फ वोटर आईडी कार्ड ही मान्यता प्राप्त होना चाहिए, दूसरा कोई आईडी कार्ड मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इस बात को लेके पुलिस में झड़प हुई, मामला हिंसक हो गया, फायरिंग हुआ, उसमें 13 कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए। उस दिन से आज तक, 1993 से 1993 से लेके आज तक हर 21 जुलाई को शहीद दिन बड़े पैमाने पे ममता बनर्जी मनाती है। ये उन कांग्रेस के शहीदों को नमन करने का दिन होता है। और उनकी जो मांग थी वो इसलिए थी कि वोटर आईडी कार्ड नहीं हो तो किसी भी दूसरे आइडेंटिटी के नाम से जो फर्जी भी बन सकते हैं, गलत वोटिंग होता है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र के बचाव के लिए ये संघर्ष था और वो जो 13 लोग मारे गए वो लोकतंत्र के बचाने के लिए शहीद हुए, शहादत जिनको मिली उनको नमन करने के लिए दिन था। अभी ममता जी ने, हालांकि कांग्रेस को भी यही दिन मनाना चाहिए क्योंकि वो कांग्रेस के वर्कर थे, तृणमूल कांग्रेस बाद में बनी, लेकिन इस आयोजन में अखिलेश यादव का जाना और वहां जाकर ये बोलना कि बीजेपी की सरकार, केंद्र की जो सरकार है एनडीए की, ये ज्यादा दिन लंबी चलेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सांप्रदायिक दल होते हैं उसकी आयु कम होती है। सांप्रदायिक ताकतों को सफलता तो मिलती है, भले ही कुछ समय के लिए, लेकिन अंत में उनकी हार निश्चित होती है, ये अखिलेश ने कहा। सांप्रदायिक ताकतें किसी को भी कीमत पर सत्ता में बनी रहना चाहती हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होते। विश्व का इतिहास है, जहां जहां सांप्रदायिक ताकतें या कल्ट पॉलिटिक्स चला वो अंत में हार गया। केंद्र में सांप्रदायिक ताकतें साजिश रच रही है और देश को विभाजित करने का, अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, ये अखिलेश जी ने कहा। जब ममता ने आगे और इसको बढ़ाते हुए कहा कि धमका कर, डरा कर बनाई गई ये सरकार है, देश की जनता ने भाजपा को 240 पर लाकर सत्ता में दूर रहने का जनादेश दिया था, लेकिन फिर कुछ लालची और स्वार्थी नेताओं के समर्थन से केंद्र में मोदी जी सत्ता में आ गए। उन्होंने कहा कि ये जो एनडीए के, जो बीजेपी के सहयोगी दल है, वो मात्र लालची और आर्थिक प्रलोभन के सामने घुटने टेकने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि वो मंत्री पद भी नहीं चाहते क्योंकि उनको आर्थिक फायदा चाहिए। खुद के आर्थिक स्वार्थ के लिए वो देश पे ये सरकार थोपे हुए है, जिसे देश ने रिजेक्ट किया। एजेंसियों का दुरुपयोग करके लगातार अलग अलग विभिन्न विरोधी पार्टियों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। बंगाल ही भारत का अस्तित्व, बंगाल में ही भारत का अस्तित्व बचाया हुआ है।
और उन्होंने आगे कहा कि मैं अखिलेश की तारीफ करती हूं, क्योंकि अखिलेश जी ने जो उत्तर प्रदेश में खेला किया, सही मायने में उनके वजह से भाजपा आज सत्ता से अपने बलबूते पे दूर है और बैसाखियों पे टिकी हुई है। ये जब उन्होंने आगे कहा कि मैं 10 लाख नौकरियां देने के लिए तैयार हूं, सरकार में 10 लाख भर्ती करने को मेरे पास पूरा प्रपोजल है, लेकिन जब भी मैं कोई ऐसी पिछड़ों को, दलितों को अकोमोडेट करने का प्रयास करती हूं, उनको रिजर्वेशन देने का प्रयास करती हूं, ये सांप्रदायिक ताकतें लगातार अदालत का सहारा लेते हुए स्टे लेके आते हैं, ये मुझे काम करने नहीं देते। ये ममता का बहुत बड़ा आरोप। कुल मिलाकर अखिलेश का और ममता का साथ में रहना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके पहले भी हमने कहा कि ममता लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में बहुत ज्यादा सक्रिय है। वो मुंबई जाती है तो उद्धव ठाकरे से मिलती है, वो शरद पवार जी से मिलती है, वो अखिलेश से मिलती है, वो तेजस्वी को मिलती है। अखिलेश की जिम्मेदारी है कि वो नीतीश कुमार का सेक्टर देखे, नीतीश कुमार के साथ उनके अच्छे संबंध है तो वो देखे। ममता भी नीतीश जी से बात करती है, क्योंकि नीतीश कुमार ही है जो ममता जी को एनडीए में लेके आए थे। दूसरी ओर जब दिल्ली आती है तो केजरीवाल से भी मिलती है, केजरीवाल जेल है तो उनके पत्नी को मिलके जाती है। उद्धव ठाकरे अखिलेश से मिलते हैं, अखिलेश शरद पवार से मिलते हैं, और शरद पवार को यह बताया जाता है कि आप चंद्रबाबू नायडू से आपके संबंध है वो ठीक कर लीजिएगा। कांग्रेस का मैं कहीं नाम ही नहीं ले रहा हूं, ये बगैर कांग्रेस के ये जो बाकी इंडिया गठबंधन में जो बाकी घटक दल है, उनकी जो व्यू रचना है वो लगातार एक दूसरे के टच में है और एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाल ही में लोकसभा में जो चुनाव जीत के आए समाजवादी पार्टी के सांसद, उनका सम्मान समारोह अबू आजमी जो एसपी के समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के इकाई के अध्यक्ष है, उन्होंने मुंबई में रखा था। तो उनके सारे बड़े तमाम नेता उद्धव ठाकरे को कलानगर में मातोश्री बंगले में जाके मिले और उनका स्वागत किया गया। ये जो समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, डीएमके, ये जो पार्टियों का लगातार एक्टिविटी चल रही है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के उस कार्य को सप्लीमेंट करती है जहां राहुल गांधी अकेले कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार को रोज हेड ऑन ले रहे हैं, सीधा सर पे ले रहे हैं, चाहे पार्टी के बाहर हो या चाहे संसद के बाहर हो या संसद के अंदर। जब संसद चलती है तो वो संसद के अंदर दहाड़ते हैं और पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा होता है, और जब संसद खत्म होती है तो पूरे देश का भ्रमण करके हर जगह जहां अन्याय हुआ वहां राहुल गांधी प्रमुखता से जाके अपना वक्तव्य देते हुए दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर ये नहीं है कि एनडीए गठबंधन सत्ता में है और 292 का आंकड़ा उनके पास है। सबको पता है कि 240 के साथ जब 52 जुड़ते हैं तब 292 होते हैं, और जो 52 जुड़ने वाले हैं ये 52 कभी भी खिसक सकते हैं, क्योंकि बाकी पूरा इंडिया गठबंधन पूरे भारत में सक्रिय दिखाई देता है। वो जो उद्धव, अखिलेश, ममता वाला जो ट्रायंगल है, ये कहीं मोदी सरकार के लिए बर्मुडा ट्रायंगल न साबित हो जाए कि इस ट्रायंगल में एक बार कोई फंस गया तो निकलना मुश्किल। और ये जब तीनों घेरने का प्रयास करते हैं तो इसमें बीजेपी की स्थिति और कमजोर होती दिखाई देती है। विशेष दर्जा को लेके जो झगड़े चल रहे हैं और जिस हिसाब से नाराजगी बिहार में है, जिस हिसाब से नाराजगी चंद्रबाबू नायडू की है, बजट आने के बाद बजट में यदि विशेष प्रोविजन आंध्र प्रदेश या बिहार के लिए बड़े पैकेजेस का नहीं हुआ तो क्या यह सरकार दिवाली मनाएगी या फिर दिवाली के पहले संकट में आ जाएगी? ये तमाम जितने भी विश्लेषक है उस पर नजर गड़े हुए हैं। एनडीए गठबंधन में जहां धुसफुस चल रही है वह इंडिया गठबंधन में बिना एक दूसरे को
बड़े लेवल पे रैली में जाए या कोई बड़ी मीटिंग किए, सभी घटक दल एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसा कॉकटेल तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में भाजपा के लिए बहुत भारी पड़ेगा। भाजपा संघ से लड़ रहा है, भाजपा अपने संगठन से लड़ रहा है, भाजपा अब अपने गठबंधन के जो साथी है उनसे भी लड़ रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेके कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी इनके बीच में भी सीट बंटवारे को लेके अनकंफर्टेबल एक वातावरण बना हुआ है। अजित पवार के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब भाजपा के अमित शाह आके शरद पवार को भ्रष्टाचार का माफिया कहते हैं और भ्रष्टाचार का डॉन कहते हैं, तब वो हतप्रत होते हैं क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी शरद पवार के साथ निकली, इनडायरेक्टली वो भी भ्रष्टाचारी हो गए। कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में महाराष्ट्र में भी बहुत कहीं ना अनकंफर्टेबल लेवल बना हुआ है। अजित पवार ने घोषणा की है कि हम स्थानिक निकाय चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे, हमको किसी के साथ गठबंधन नहीं होना है। इसके मायने क्या है? क्या ये विधानसभा के चुनाव के लिए प्रेशर है? कुल मिलाकर ये जब वक्तव्य मैं देखता हूं शहीद दिन का, ये वक्तव्य यूं ही नहीं, ये वक्तव्य क्या इस सरकार के अंत की शुरुआत मानी जाएगी? ये वक्तव्य सिर्फ वक्तव्य देने के लिए नहीं होते हुए भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के तमाम छोटे छोटे दल भी कोई एक बड़ा सर्कल बनाने के चक्कर में हैं। क्या नीतीश को साथ में खींच रहे हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू को भी हाथ देने जा रहे हैं? यदि नीतीश और चंद्रबाबू एनडीए गठबंधन से छटकते हैं तो ये सरकार अल्पमत में आती है और सरकार गिर जाती है। कुल मिला के जो बार बार अखिलेश कहते हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन की नहीं, या ममता कहती है ये सरकार ज्यादा दिन की नहीं, या उद्धव कहते हैं कि सरकार ज्यादा दिन की नहीं, शरद पवार कहते हैं कि सरकार ज्यादा दिन की नहीं है, तो इसके मायने है, ये नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए कहा जाता है। क्योंकि जिन बैसाखियों पे सरकार टिकी है वो बैसाखियां थर्रा रही है, क्योंकि सरकार ये बात मानने को तैयार नहीं है। अहंकार इतना बड़ा है, एजेंसियों की ताकत पे इतने इतरा रहे हैं कि ये बैसाखियों भी अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे। इसलिए जब मैं एक सिरे से देखता हूं तो मुझे ये सामान्य वक्तव्य नहीं, ये बहुत बड़ा एक विस्तृत गेम प्लान दिखाई देता है। आज एक सिरे में इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।